Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Welcome to Rajan Institute of Management and Sciences. Hope all of you are doing well. Our subject is Principles of Animal Life 1, BS Zoology First, and I am your course instructor Sari Shumar. Today's lecture is about the Golgi apparatus. In previous lecture we have discussed the endoplasmic reticulum. ठीक है बेटा, हमने अल्ट्रा स्ट्रक्चर ऑफ सेल जो है वो स्टार्ट किया था, जिसके अंदर हमने कहा था कि एक एक ऑर्गेनेलीज को हमने डिटेल में डिस्कस करना है। सबसे पहले हमने एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को देखा, जिसकी फर्दर दो टाइप्स थी, स्मूथ और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और उनके हमने फंक्शंस को भी डिटेल में डिस्कस कर लिया था। आज हमने उससे आगे जो है वो मूव करना है, दैट इज़ अबाउट द गोल्जी अपरेटस। इसकी हमने जो है वो स्ट्रक्चर और फंक्शंस डिटेल में डिस्कस करने हैं। सबसे पहले हम डिस्कवरी की बात कर लेते हैं, ठीक है, कि गोल्जी अपरेटस जो है या गोल्जी बॉडीज़ जिसे हम कह रहे हैं, इसकी डिस्कवरी कब और कैसे हुई। द गोल्जी अपरेटस इज़ नोटिसेबल विद बोथ लाइट एंड इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। ठीक है कि लाइट और इलेक्ट्रॉन दोनों माइक्रोस्कोप्स में ये इजीली विजिबल हमें जो है वो नज़र आता है, क्योंकि ये एक आप कह सकते हैं प्रोमिनेंट ऑर्गेनेली है सेल की। इट इज़ आल्सो कॉल्ड एज गोल्जी कॉम्प्लेक्स। ठीक है, इसे हम कॉम्प्लेक्स क्यों कहते हैं, क्योंकि इसको हम देखेंगे फर्दर जब हम इसके स्ट्रक्चर्स को देखेंगे, क्योंकि इसके अंदर जो है वेसिकल्स मौजूद होती हैं, ट्यूब्यूल लाइक स्ट्रक्चर पाए जाते हैं जो आपस में जो है वो एक कॉम्प्लेक्स बना रहे होते हैं, दैट इज़ कॉल्ड एज गोल्जी कॉम्प्लेक्स. The Golgi complex was discovered by an Italian physician and Nobel laureate Camillo Golgi in 1898 during an investigation of nervous system. ठीक है कि जो है वो इटालियन फिजिशियन था जो कि नर्वस सिस्टम पर इन्वेस्टिगेशन कर रहा था। उस दौरान उसने जो है वो गोल्जी अपरेटस को सडनली डिस्कवर किया है और उसका नाम कैमिलो गोल्जी था। उसी की बेस पर इसका नाम जो है वो गोल्जी अपरेटस रखा गया। Its electron microscope structure was described by Dalton and Felix in 1954. ठीक है कि इसका जो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का जो डिटेल स्ट्रक्चर है वो हमें डेल्टन और फेलिक्स ने 1954 में प्रोवाइड किया। इन केस ऑफ प्लांट सेल गोल्जी अपरेटस इज़ आल्सो कॉल्ड एज डिक्टियोसोम। ठीक है, प्लांट सेल के केस में हम इसको डिक्टियोसोम का नाम भी देते हैं, तो ये बात आपने याद रखनी है। एनिमल सेल में हम इसको गोल्जी अपरेटस कहते हैं और प्लांट सेल में हम इसको डिक्टियोसोम्स का नाम दे रहे हैं। अब गोल्जी तो नाम हो गया साइंटिस्ट की बेस पर, और अपरेटस कहते हैं किसी भी ऐसी मशीनरी को जो कि किसी न किसी चीज़ की प्रोडक्शन में या प्रोसेसिंग में यूज़ होती है, दैट इज़ कॉल्ड एज अपरेटस। जैसे हम लेबॉर्ट्रीज़ में कहते हैं कि हमारे लेबॉर्ट्रीज़ में अपरेटस पड़े होते हैं, बिल्कुल उसी तरह से ये हमारे सेल का अपरेटस है। ठीक है, अपरेटस है, क्या काम करता है बेसिकली, ये जो गोल्जी अपरेटस है हमारी बॉडी के अंदर, हमारे सेल के अंदर जो है वो डिफरेंट प्रोटीन्स की मॉडिफिकेशन में इन्वॉल्व है। इट मीन्स कि ये प्रोसेसिंग का काम कर रहा होता है। ठीक है, इसके अंदर जो प्रोटीन्स आती हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से, जो प्रोटीन बनकर जो है वो गोल्जी अपरेटस की तरफ आ रही होती हैं, जहाँ उन प्रोटीन्स को मॉडिफाई किया जाता है, उनके अंदर डिफरेंट कार्बोहाइड्रेट्स या लिपिड्स या फॉस्फेट्स वगैरह की एडिशन की जाती है। उसके बाद इनको प्रॉपर जो है वेसिकल्स की सूरत में पैक किया जाता है। इट मीन्स के गोल्जी अपरेटस जो है वो प्रोसेसिंग में इन्वॉल्व है, पैकेजिंग में इन्वॉल्व है, और उसके अलावा एक्सपोर्ट में इन्वॉल्व है कि जो है प्रोटीन्स यहाँ से एक्सपोर्ट आउट भी की जाती हैं। अब देखें यहाँ पर हम लोकेशन देख रहे हैं। द गोल्जी अपरेटस इज़ प्रेजेंट इन ऑल यूकैरियोटिक सेल एंड एब्सेंट इन प्रोकैरियोट्स। ओबियसली ये बात हमें पता है कि प्रोकैरियोट्स के अंदर भी कोई मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली पाई नहीं जाती। ठीक है, प्रोकैरियोट्स लैक मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज, और हमें ये भी मालूम है कि गोल्जी अपरेटस मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली है, इसलिए प्रोकैरियोट्स के अंदर ये एब्सेंट है। लेकिन जितने भी यूकैरियोटिक सेल हैं जिसके अंदर प्रोटिस्टा हैं, प्रोटिस्ट के जितने सेल हैं, फंजाई हैं, प्लांट्स हैं, एनिमल्स के सेल्स हैं, उन सब के अंदर जो है वो गोल्जी अपरेटस मौजूद होता है। द गोल्जी अपरेटस इज़ स्पेशली एक्सटेंसिव इन द सिक्रीटरी सेल्स। ठीक है कि ये बहुत ज़्यादा एक्सटेंसिव हुआ होता है, एक्सटेंड किया होता है उन सेल्स के अंदर जो सिक्रीटरी नेचर्स के सेल्स हैं, मतलब जिनसे जो है वो डिफरेंट सिक्रीशंस रिलीज़ हो रही होती हैं। जैसे अगर हम अपनी ह्यूमंस की बात करें, ह्यूमंस के अंदर पेंक्रियाज आपको पता है कि एक स्ट्रक्चर है जिसके अंदर से डिफरेंट हार्मोन्स की सिक्रीशंस हो रही होती हैं। तो ओबियसली ये जो पेंक्रियाज के सेल्स होंगे, इनके अंदर ये सिक्रीटरी सेल्स हैं, तो ओबियसली इनके अंदर गोल्जी अपरेटस की कंसंट्रेशन या एक्सटेंशन बहुत ज़्यादा होगी, क्योंकि वो सिक्रीटरी नेचर्स के सेल हैं। जैसे मैंने आपको कल भी बताया था प्रीवियस लेक्चर के अंदर कि ऑर्गेनेलीज़ की जो कंसंट्रेशन है, एक्सटेंशन है, वो डिपेंड करती है फिजियोलॉजी ऑफ सेल। जैसे सेल का फंक्शन होगा उसी तरह से जो है वो ऑर्गेनेलीज़ एक्सटेंड कर रही होंगी, कम होंगी या ज़्यादा होंगी, डिपेंड करता है सेल की फिजियोलॉजी के ऊपर। इट इज़ एब्सेंट इन फ्यू सेल टाइप सच एज मेमेलियन आरबीसीज। ठीक है, आरबीसीज के अंदर इसलिए एब्सेंट होती है क्योंकि आपको पता है उसके अंदर तो न्यूक्लियस भी जो है वो डिसअपेयर हो जाता है आरबीसीज के अंदर जब वो मैच्योर होते हैं, इसलिए ताकि जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन उसके अंदर कैरी की जा सके।
सके। जितनी जो है वो चीज़ें कम होगी उस सेल के अंदर ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी उसकी उतनी ज़्यादा हो जाएगी, इसीलिए उसके अंदर जो है वो गोल्जी अपरेटस भी एब्सेंट है। स्पर्म सेल्स ऑफ ब्रायोफाइट्स हमारे पास प्लांट की कैटेगरी है, एंड टेरिडोफाइट्स एंड सीव ट्यूब्स ऑफ प्लांट्स, जो वेस्कुलर बंडल है प्लांट्स के, उनके अंदर भी आप कह रहे हैं कि ये गोल्जी अपरेटस मौजूद नहीं है। ठीक है, तो ये हमारे पास जो है वो कुछ लोकेशन और एक्सेप्शंस थी गोल्जी अपरेटस के हवाले से। नेक्स्ट हम स्ट्रक्चर ऑफ गोल्जी कम्प्लेक्स की बात कर रहे हैं। ठीक है, गोल्जी कम्प्लेक्स का हमारे पास जो स्ट्रक्चर है, गोल्जी कम्प्लेक्स वेरीज इन साइज़ एंड फॉर्म। ठीक है, इसका साइज़ और फॉर्म मतलब इसकी जो शक्ल है और इसकी जो साइज़ है वो चेंज होता रहता है इन डिफरेंट सेल टाइप्स, बट यूजुअली हैज़ सिमिलर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ वन काइंड ऑफ सेल्स। ठीक है, कि ऑलमोस्ट एक तरह की ही ऑर्गेनाइजेशन होती है। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप शोज दैट इट इज़ अ सेंट्रल स्टैक ऑफ पैरेलल फ्लैटेंड इंटर कम्युनिकेटिंग सैक्स और सिस्टर्नी एंड मैनी पेरिफेरल ट्यूब्यूल्स एंड वेजिकल्स। ठीक है, कि सेंटर के अंदर इस तरह से बहुत सारी जो है वो स्टैक्स बनी होती हैं इसके अंदर, और साइड्स पर बहुत सारी पेरिफेरल ट्यूब्यूल्स हो सकती हैं, वेजिकल्स हो सकती हैं, और इन सब को मिलाकर जो है वो हम गोल्जी कम्प्लेक्स का नाम देते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये हमारी ट्यूब्यूल्स और वेजिकल्स इकट्ठी सब जो है वो इन सब को मिलाकर हम गोल्जी कम्प्लेक्स का नाम देते हैं। वैसे एज अ होल हम इसको गोल्जी अपरेटस कह सकते हैं। ठीक है, और इसके अंदर आप कहते हैं कि वेसिकल्स होती हैं जो कि इंटरकनेक्टेड होती हैं, जो और वो सिस्टर्नी बना रही होती हैं। यही सिस्टर्नी जो है वो हमने एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर भी इनको सिस्टर्नी ही कहा था, यहाँ पर भी हम इसको सिस्टर्नी कह रहे हैं क्योंकि स्टैक्स है ना, फ्लैटेंड मेम्ब्रेन बाउंड सैक्स हैं जिसको हम सिस्टर्नी का नाम देते हैं। नेक्स्ट हमारे पास सिस्टर्नी की थोड़ी सी डिटेल है जिसको हमने देखना है। द सिस्टर्नी वेरी इन नंबर फ्रॉम 3 to 7 इन मोस्ट एनिमल सेल। ठीक है, कि एनिमल सेल के अंदर ये 3 से 7 तक वेरी कर सकती है, एंड फ्रॉम 10 to 20 इन प्लांट सेल। मीन्स के प्लांट सेल के अंदर ये ज़्यादा जो है वो एक्सटेंसिव होता है। 10 to 20 जो है वो सिस्टर्नी मौजूद होते हैं प्लांट सेल के अंदर, यूजुअली इक्वली स्पेस्ड इन स्टैक सेपरेटेड फ्रॉम ईच अदर बाय थिन लेयर ऑफ इंटरसिस्टर्नल साइटोप्लाज्म। ठीक है, सपोज ये इसके सिस्टर्नी हैं, तो इस सिस्टर्नी के दरमियान में जो स्पेस है दैट इज़ कॉल्ड एज इंटरसिस्टर्नल स्पेस, और इसके अंदर जो है वो साइटोप्लाज्म मौजूद होता है, तो इसलिए हम इसे इंटरसिस्टर्नल साइटोप्लाज्म जो है वो एक सिस्टर्नी को दूसरी सिस्टर्नी से सेपरेट कर रहा होता है। सिस्टर्नी में बी फ्लैट बट आर ऑफन कर्व्ड। ठीक है, फ्लैट भी हो सकती हैं लेकिन कर्व्ड मोस्टली पाई जाती हैं। गोल्जी कम्प्लेक्स हैज़ अ डिस्टिंक्ट पोलैरिटी। ठीक है, इसके कर्व नेचर की वजह से जो है वो गोल्जी अपरेटस की पोलैरिटी बनती है। इसके 2 पोल्स बनते हैं, एक पोल को हम सिस फेस कहते हैं और दूसरे को हम ट्रांस फेस कहते हैं। ठीक है, विच एक्ट रिस्पेक्टिवली एज द रिसीविंग एंड शिपिंग डिपार्टमेंट्स। ठीक है, रिसीविंग डिपार्टमेंट वो मतलब वो फेज़ जो कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से प्रोटीन्स की सिक्रीशंस को रिसीव कर रहा होता है, और शिपिंग डिपार्टमेंट वो है जो कि गोल्जी अपरेटस से प्रोसेस वेजिकल्स को आगे फर्दर जो है वो ट्रांसपोर्ट कर रहा होता है। ये वाली जो साइड आपको नज़र आ रही है इसको हम कह सकते हैं कि ये सिस फेज़ है जो कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की तरफ होती है, कन्वेक्स साइड ऑफ द स्टैक, और जो दूसरी साइड है इसको हम कनकेव साइड कहते हैं जो कि टूवर्ड्स द मेम्ब्रेन होती है, जिसको मैच्योरिंग फेज़ भी बोलते हैं। ठीक है, तो आउटर कन्वेक्स सरफेस ऑफ द सिस्टर्नी स्टैक्स इज़ द फॉर्मिंग फेज़, द इनर कनकेव सरफेस इज़ द मैच्योरिंग फेज़, वेजिकल्स आर प्रोड्यूस्ड फ्रॉम द मैच्योरिंग फेज़। सिक्रीटरी मटेरियल रीच द गोल्जी कम्प्लेक्स। अब ये सिक्रीटरी मटेरियल कहाँ से आएगा? ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से। सो आपको पता है कि जो हमारा रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वहाँ पर प्रोटीन्स बन रही हैं, वही प्रोटीन्स जो हैं वो वेजिकल्स की सूरत में आती हैं, तो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम उन्हें बर्ड ऑफ कर देता है टूवर्ड्स द गोल्जी अपरेटस। ये गोल्जी अपरेटस जो है वो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से जो है वो रिसीव करता है डिफरेंट सिक्रीशन को बाय वे ऑफ ट्रांसपोर्ट वेजिकल विच बर्ड ऑफ फ्रॉम SCR एंड फ्यूज विद गोल्जी सिस्टर्नी ऑन द सिस फेज। ठीक है, कि ये गोल्जी की सिस्टर्नी के साथ फ्यूज़ कर जाती हैं सिस फेज के साथ। फ्रॉम द ट्रांस फेज सिक्रीटरी वेजिकल अराइज दैट कैरी द प्रोसेस्ड मटेरियल टू देयर डेस्टिनेशन। ठीक है, कि सिक्रीटरी वेजिकल से ये जो है वो निकलती हैं और फिर ये अपनी डेस्टिनेशन मीन्स के या इन्होंने जहाँ पर भी यूज़ होना होता है ये वहाँ पर चली जाती हैं, कि या तो ये जो है वो सेल के बाहर एक्सपोर्ट आउट कर दी जाती हैं, या फिर ये प्रोटीन जो है वो इनसाइड द सेल भी यूज़ की जा सकती हैं। ठीक हो गया स्टूडेंट्स, तो इसकी डेस्टिनेशन पर जो है डिपेंड करता है कि जहाँ पर जो है वो प्रोटीन की डिमांड होती है वहीं पर इसको ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। ठीक है, यहाँ पर देखें आपको डायग्राम की सूरत में दिखाया गया है, ये वाला जो इसका फेज़ है दैट इज़ कॉल्ड एज सिस फेज़, और ये होता है टूवर्ड्स द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। मीन्स कि इसके पीछे की तरफ जो है वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम मौजूद होता है, जहाँ से जो है वो सिक्रीटरी वेजिकल्स आ रही होती हैं, जैसे यहाँ पर आपको नज़र आ रहा है वेजिकल ट्रांसपोर्ट वेजिकल रीचिंग फॉर्मिंग फेज़। इसको हम फॉर्मिंग फेज़ या सिस फेज़ कह रहे हैं। यहाँ पर जो है वो ट्रांसपोर्ट या सिक्रीटरी वेजिकल्स आ रही हैं
और ये आपको नज़र आ रही है सेंटर में जो है वो स्पेस है सिस्टर्नी के दरमियान में, और साइड में आपको स्वोलन स्ट्रक्चर नज़र आ रहा है, ठीक है, जो कि बड ऑफ होकर जो है वो वेसिकल्स भी बनाता है। गोल्जी अराउंड सब्सटेंस ट्यूब्यूल्स की सूरत में है, ट्रांसफेस से जो है वो बड ऑफ होकर सिक्रेटरी वेसिकल्स जो है वो निकल रही हैं। सिक्रेटरी वेसिकल्स लिविंग मैच्योरिंग फेज़, ठीक है, कि ये मैच्योर फेज़ से निकलती हैं और फिर ये बाहर एक्सपोर्ट आउट कर दी जाती हैं आउटसाइड द मेम्ब्रेन, या फिर ये सेल के अंदर ही इस्तेमाल की जा सकती हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अब यहाँ पर आपके फंक्शंस भी बताए गए हैं गोल्जी अपरेटस के। कलेक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स मींस कि ये SCR से मॉलिक्यूल को कलेक्ट भी कर रहा है। पैकेजिंग ऑफ मॉलिक्यूल्स, उनको गिर जो है वेसिकल्स बनाकर उनको पैक भी कर रहा है। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मॉलिक्यूल्स कि ये आउटसाइड द प्लाज्मा मेम्ब्रेन डिफरेंट प्रोटीन्स को जो है वो डिस्ट्रीब्यूट भी करवा रहा है। द सेंसिस ऑफ सेल वॉल कंपोनेंट्स, सेल वॉल के कंपोनेंट्स को भी सेंसाइज कर रहा है। अब हम देखेंगे एक एक करके कि किस तरह से जो है वो ये फंक्शन परफॉर्म कर रहा है। कलेक्टिंग, पैकेजिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन के ये जो 3 फंक्शन हैं इनको हम एज अ होल डिस्कस कर रहे हैं कि किस तरह से ये मटेरियल को कलेक्ट करता है, पैक करता है और फिर उनको डिस्ट्रीब्यूट करता है। ट्रांसपोर्ट वेसिकल्स ब्रिंग मटेरियल इनटू द सिस फेज। ट्रांसपोर्ट वेसिकल कहाँ से आ रही होती हैं? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से आ रही होती हैं, स्पेशली SCR से बड ऑफ होकर आ रही होती हैं और फिर ये सिस फेज के साथ जो है वो फ्यूज़ कर जाती हैं। सिस फेज सिंथेसाइजेज एंड मूव्स मटेरियल इनटू द ट्रांस फेज। सिस फेज जो है वो सिंथेसाइज करता है और मटेरियल को मूव करवा देता है ट्रांस फेज की तरफ। ट्रांस फेज सेंड सिंथेसाइज्ड मटेरियल इनटू द सिक्रेटरी वेसिकल विच देन सेंड देम इनटू द प्रॉपर लोकेशन, और फिर इनको जो है वो प्रॉपर लोकेशन की तरफ भेज दिया जाता है। मींस के जहाँ पर इन्होंने यूज़ होना है वहाँ पर इनको भेज दिया जाता है। यहाँ पर देखिए आपको ट्रांजिशन वेसिकल्स नज़र आ रही हैं जो कहाँ से आ रही होंगी? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से। फिर ये गोल्जी अपरेटस के सिस फेज के साथ फ्यूज़ कर रही हैं और इसका जो ट्रांस फेज़ है उन्हीं वेसिकल्स को सिक्रेटरी वेसिकल्स की सूरत में रिलीज़ करता है और फिर ये वेसिकल्स अगर इन्होंने सेल के बाहर एक्सपोर्ट होना है तो ये एक्सोसाइटोसिस के ज़रिए से सेल से बाहर निकल जाती हैं, और अगर इन्होंने सेल के अंदर ही यूज़ होना है तो ये डिफरेंट जो है वो लाइसोसोम की सूरत में सेल के अंदर यूज़ हो सकती हैं, डिफरेंट प्रोटीन की सूरत में इनसाइड द सेल जो है वो इसको यूटिलाइज़ किया जा सकता है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये फंक्शन हो गया इसका कलेक्टिंग, पैकेजिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन। उसके बाद सेंसिस ऑफ सेल वॉल कंपोनेंट्स। सेल वॉल कंपोनेंट्स जो है वो ये सेंसाइज करता है नॉन सेलुलोज पॉलीसेक्राइड, ठीक है, नॉन सेलुलोज पॉलीसेक्राइड्स। पॉलीसेक्राइड आपको पता है कार्बोहाइड्रेट हैं विच फॉर्म पार्ट ऑफ द सेल वॉल इन प्लांट्स गेट सेंसाइज, लेकिन यहाँ पर नॉन सेलुलोज है, मतलब सेलुलोज नहीं बना रहा ये, लेकिन बाकी जितने भी पॉलीसेक्राइड हैं वो यहीं से बन रहे होते हैं। जो है वो आफ्टर दे आर सेंसाइज दे गेट सेंड टू द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, दे आर एडिड टू द सेलुलोज, कि जैसे ही ये बन जाते हैं इन पॉलीसेक्राइड्स को जो है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन की तरफ भेज दिया जाता है और वहाँ जाकर उसके अंदर सेलुलोज ऐड की जाती है। When added to cellulose it is assembled to the exterior part of the cell, और जब ये सेलुलोज इसके अंदर ऐड हो जाती है, अब ये सेल वॉल के कंपोनेंट्स जो हैं वो बिल्कुल रेडी हो चुके हैं और अब इन्हें जो है वो बाहर की तरफ भेजकर सेल वॉल इनसे बना दी जाती है। ठीक है, तो हम कहते हैं प्लांट्स के अंदर जो गोल्जी अपरेटस है वो सेल वॉल की सिंथेसिस में भी यूज़ होता है। ठीक है बेटा, तो ये आपने याद रखनी है बात। उसके अलावा जो एनिमल्स हैं, ये स्पेशली मैमल्स हैं, उनके अंदर जो पेंक्रियाज है उसके अंदर गोल्जी अपरेटस की सिक्रीशन, गोल्जी अपरेटस की जो एक्सटेंशन है वो ज़्यादा होती है, क्योंकि आपको पता है उसके अंदर डिफरेंट तरह के हार्मोन्स रिलीज़ हो रहे हैं, सिक्रीशंस रिलीज़ हो रही हैं। तो जो भी सिक्रेटरी सेल्स होते हैं उनके अंदर ये जो है वो लार्ज कंसनट्रेशन में मौजूद होता है। और इसके अलावा ये जो हमारा गोल्जी अपरेटस है ये डिफरेंट तरह की वेसिकल्स भी, ये डिफरेंट तरह की ऑर्गेनेलीज़ भी बनाता है, जैसे कि लाइसोसोम जो है वो भी गोल्जी अपरेटस से बनते हैं, ग्लाई ऑक्सीजोम है, पर ऑक्सीजोम है, ये भी सारे के सारे जो है वो लाइसोसोम, पर ऑक्सीजोम, ग्लाई ऑक्सीजोम, ये भी जो है वो गोल्जी अपरेटस से ही सिंथेसाइज हो रहे होते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये जो है वो गोल्जी अपरेटस के फंक्शन हो गए। नेक्स्ट हमारे पास जो ऑर्गेनेली है दैट इज़ लाइसोसोम। ठीक है, लाइसोसोम जो है वो हमने डिस्कस करना है। जैसे हमने अभी पीछे कहा कि हमारा जो गोल्जी अपरेटस है वही लाइसोसोम बना रहा है, तो इसलिए हम इसको फर्दर आज ही डिस्कस कर लेते हैं इसी लेक्चर के अंदर। लाइसो कहते हैं, लफ्ज़ निकला है लाइसिस से, ठीक है, लाइसिस मीन ब्रेक डाउन, सोम्स मीन सोमा से वर्ड निकला है, सोमा मीन बॉडी, मीन्स के ब्रेक डाउन ऑफ बॉडी या फिर कोई भी फ़ौरन पार्टिकल जो कि सेल के अंदर एंटर होता है उसको फ़ौरन से ब्रेक डाउन कर दिया जाता है, उसकी ब्रेक डाउन कर दी जाती है और उसको स्मॉलर सब्सटेंसेस के अंदर कन्वर्ट कर दिया जाता है और उन सब्सटेंसेस को रीयूटिलाइज़ किया जाता है। तो ये सारा का सारा जो काम है वो लाइसोसोम परफॉर्म करते हैं।
सबसे पहले हम इसका इंट्रोडक्शन ले लेते हैं। इट इज़ अ मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली। इस तरह से ये सिंपल सी एक मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली है, फाउंड इन साइटोप्लाज्म ऑफ यूकैरियोटिक सेल विच कंटेन डाइजेस्टिव इंजाइम। इसके अंदर डिफरेंट तरह के जो है वो इंजाइम्स होते हैं, तो ओबियसली इंजाइम्स जो हैं वो प्रोटीन नेचर के हैं, इसीलिए हम कहते हैं कि ये जो लाइसोसोम है ये गोल्जी अपरेटस से ही एवॉल्व हुए हैं, ओरिजिनेट हुए हैं। लेकिन इनके अंदर जो है वो स्पेशल इंजाइम्स पाए जाते हैं दैट आर डाइजेस्टिव इन नेचर, जिनको हम हाइड्रोलिटिक इंजाइम्स बोलते हैं, दैट स्टार्ट्स ब्रेक डाउन इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर। दे आर फाउंड इन एनिमल सेल्स वाइल इन प्लांट सेल द सेम रोल्स आर परफॉर्म बाय द वैक्यूल। कि जो लाइसोसोम काम कर रहा होता है प्लांट सेल के अंदर, वही काम जो लार्ज साइज़ का वैक्यूल पाया जाता है वो यही काम परफॉर्म करता है। ठीक है, मतलब जो भी उनके अंदर वेस्ट मटेरियल होते हैं प्लांट्स के अंदर या एक्स्ट्रा मटेरियल होते हैं, वो जो वैक्यूल है उसको अपने अंदर जो है वो स्टोर कर लेता है और उसको डाइजेस्ट कर लेता है। लाइसोसोम वर डिस्कवर्ड बाय बेल्जियम साइटोलॉजिस्ट क्रिश्चियन डी डव इन 1955। ठीक है, क्रिश्चियन डी डव एक साइंटिस्ट थे जिसने जो है वो इसको डिस्कवर किया है लाइसोसोम को, एंड नेम्ड एज सुसाइड बैग्स और या फिर सुसाइड सैक्स। सुसाइड मींस के जो है वो किसी दूसरी जो है वो बॉडी को ख़त्म कर रही हैं, इसीलिए हम इन्हें सुसाइड बैग्स या सुसाइड सैक्स कह रहे हैं। ठीक है, इसे जो है वो सुसाइड बैग या सुसाइड सैक्स का नाम दिया गया है। दे आर मोस्ट अबंडेंट इन सेल्स विच आर रिलेटेड विद इंजाइमेटिक रिएक्शंस सच एज लिवर सेल्स। लिवर सेल्स के अंदर आपको पता है डिटॉक्सिफिकेशन हो रही होती है। पैंक्रियाटिक सेल्स, किडनी सेल्स, स्प्लीन सेल्स, ल्यूकोसाइट्स, मैक्रोफेजेस, इन सब सेल्स के अंदर ये जो है वो बहुत ज़्यादा डोमिनेंट होते हैं। ठीक है, क्योंकि इनके अंदर एसिड हाइड्रोलेसिस या एसिड फॉस्फेटेसिस, प्रोटीएसिस, लाइपेसिस, डिफरेंट तरह के जो है वो इंजाइम्स मौजूद होते हैं जो लिपिड, प्रोटीन, न्यूक्लिक एसिड, पॉलीसेक्राइड्स की जो है वो ब्रेक डाउन करने में इन्वॉल्व है। मींस कि आप कह सकते हैं जितने भी ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स हैं ये उनको आसानी से ये इंजाइम्स जो हैं उनको डाइजेस्ट कर सकते हैं, उनकी ब्रेक डाउन कर सकते हैं अंडर एसिडिक कंडीशन। ठीक है, जिसकी वजह से हमारे पास जो है वो स्मॉलर मॉलिक्यूल्स बनते हैं और फिर उन स्मॉलर मॉलिक्यूल्स को जो है वो रीयूटिलाइज़ कर लिया जाता है। ठीक है, तो अब नेक्स्ट हम देखते हैं लाइसोसोम आर कॉमन इन एनिमल सेल बट रेयर इन प्लांट सेल, कंटेन हाइड्रोलिटिक इंजाइम नेसेसरी फॉर द इंट्रासेलुलर डाइजेशन। मतलब वो डाइजेशन जो सेल के अंदर हो रही होती है, जैसे आप देखते हैं अमीबा के अंदर जो है वो सेल के अंदर डाइजेशन होती है, अमीबा जो है वो डाइजेस्ट करता है सेल के अंदर ही डिफरेंट तरह के फूड मटेरियल को, तो उसके अंदर जो है वो ये हाइड्रोलिटिक इंजाइम बहुत ज़रूरी होते हैं। इंजाइम्स जो है वो उनकी फूड की ब्रेक डाउन करते हैं। The size of the lysosome varies from 0.1 to 0.8 micrometer. They are larger in phagocytosed cell like white PCs 0.8 to 2 micrometer. Obviously जो phagocytes होते हैं white PCs, हमारे पास जितने भी phagocytes हैं जो फॉरेन मटेरियल को इंगल्फ कर रहे होते हैं, बैक्टीरिया को, वायरस को इंगल्फ कर रहे होते हैं, उनका साइज़ थोड़ा लार्जर होता है। जैसे यहाँ पर आपको डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन दिखाई गई है, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है सेल की। ठीक है, कोई भी फूड मटेरियल जो है वो एंडोसाइटोसिस के ज़रिए से सेल के अंदर एंटर हो रहा है, ये फूड वैक्यूल बना रहा है, और अब ये जो फूड वैक्यूल है ये लाइसोसोम जो है इस फूड वैक्यूल के साथ आकर फ्यूज़ कर गया है। ठीक है, फिर ये फूड वैक्यूल की लाइसोसोम के जो हाइड्रोलिटिक इंजाइम है वो इस फूड वैक्यूल के अंदर जितनी भी फूड है, जितने भी ऑर्गेनिक मटेरियल है उसकी डाइजेशन करेंगे, मतलब उनको लार्जर मॉलिक्यूल्स को स्मॉलर मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट करेंगे और फिर हमारे पास डाइजेस्टेड मटेरियल आ जाएगा जिसके अंदर स्मॉलर मॉलिक्यूल्स होंगे और उसको सेल के अंदर ही यूटिलाइज़ कर लिया जाएगा। ठीक है, तो ये एक जो है वो सिंपल सा मैकेनिज़्म है लाइसोसोम का। यहाँ पर आपको लाइसोसोमल एंजाइम की डिटेल जो है वो नाम बताए गए हैं। फॉस्फेट एस्ट्रेज हैं जिन्हें हम एसिड फॉस्फेटेज, न्यूक्लियेसिस हैं जो डीएनए और आरएनए की ब्रेक डाउन करते हैं, प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम है जिसके अंदर कोलेजिनेज है, कैथेप्सिन है और प्रोटीएजिस है। मतलब आपको मैंने जैसे बताया कि जो लाइसोसोमल एंजाइम है वो हर तरह के बायोमॉलिक्यूल को जो है वो ब्रेक कर सकते हैं, मतलब ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल को ब्रेक डाउन कर सकते हैं। जैसे फॉस्फेट एस्ट्रेज हैं जो फॉस्फेटेज के तौर पर काम करते हैं, मतलब फॉस्फेट की ब्रेक डाउन कर रहे हैं। न्यूक्लियेसिस जो डीएनए आरएनए को ब्रेक डाउन करेंगे। प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम है, कार्बोहाइड्रेट डाइजेस्टिंग एंजाइम है जैसे बीटा ग्लूकोसाइडेज, हेक्सो अमाइनो एसिडेज। ठीक है, तो ये डिफरेंट एंजाइम आप लोगों ने जो है वो इनके नाम याद कर लेने हैं। लिपिड डाइजेस्टिंग एंजाइम है स्फिंगोमाइलिनेज, एस्ट्रेजिस। ठीक है, तो ये नाम जो है वो डिफरेंट बायोमॉलिक्यूल्स को डाइजेस्ट करने वाले एंजाइम्स हैं। नेक्स्ट हमारे पास ऑल दीज हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स आर प्रोड्यूस्ड इन द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ओबियसली आपको पता है ऑल एंजाइम्स आर प्रोटीन, तो प्रोटीन हमारे जो है वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर ही बन रही होती हैं। एंड टू सम एक्सटेंड इन साइटोप्लाज्म, ओबियसली साइटोप्लाज्म में भी बन सकती है क्योंकि राइबोसोम्स जो है वो साइटोप्लाज्म में भी बिखरे होते हैं। एंड आर ट्रांसपोर्टेड एंड प्रोसेस्ड थ्रू द गोल्जी अपरेटस, कि यही जो प्रोटीन्स बनी हैं
एंडोप्लाज्मिक रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर। अब उन्हें गोल्जी अपरेटस के पास भेजा जाता है। गोल्जी अपरेटस उनकी मॉडिफिकेशन करता है, उनको प्रॉपर इंजाइम्स के अंदर कन्वर्ट करता है और फिर इस गोल्जी अपरेटस से सिक्रीटरी वेसिकल्स जो हैं वो पिंच ऑफ होती हैं, जो कि सिंगल मेम्ब्रेन वेसिकल्स होती हैं और ये सिंगल मेम्ब्रेन वेसिकल एज अ लाइसोसोम एक्ट करती है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये जो है हमारे पास सिंगल मेम्ब्रेन वेसिकल एज अ लाइसोसोम एक्ट करेगी। इट इज़ आल्सो कॉल्ड एज पुलिस फोर्स ऑफ द सेल। पुलिस फोर्स ऑफ द सेल मतलब जो भी सेल के अंदर कोई इलीगल काम, इलीगल हम इसे इसलिए कह रहे हैं मतलब कोई फॉरेन पार्टिकल एंटर हो गया है, कोई भी बैक्टीरिया, वायरस, कोई भी इस तरह की चीज़ जिसकी सेल को ज़रूरत नहीं है, ये फ़ौरन से उसको जो है वो डाइजेस्ट कर लेंगे, उसकी ब्रेक डाउन कर देंगे, तो इसलिए हम कह रहे हैं कि ये पुलिस फोर्स की तरह काम कर रहे हैं। सुसाइड बैग्स हैं, मतलब सुसाइड बैग्स इस तरह से हैं कि कोई भी जो है वो सेल का अपनी ऑर्गेनली जो कि अब यूज़फुल नहीं रही, मतलब अब वो डीजनरेट हो रही है ऑर्गेनली, जो कि ख़राब हो चुकी है, वो प्रॉपर फंक्शन नहीं कर रही, तो ये जो लाइसोसोम है उसको भी डाइजेस्ट कर लेते हैं। ओल्ड माइटोकॉन्ड्रिया जो है या ओल्ड ऑर्गेनेलीज जो हैं उनको भी ये इजीली डाइजेस्ट कर लेते हैं, जिसे हम ऑटोफेगी का नाम देते हैं, इसलिए हम इसे सुसाइड बैग्स कह रहे हैं। स्टमक ऑफ द सेल, ठीक है, स्टमक की तरह काम करते हैं, मतलब जितना भी जो वेस्ट मटेरियल है उसको जो है वो स्टोर कर लेते हैं अपने अंदर और डाइजेस्ट कर लेते हैं। फूड मटेरियल कोई बॉडी के अंदर या सेल के अंदर एंटर हो रहा है तो ये उसको डाइजेस्ट करते हैं, जैसे अमीबा के अंदर जो है वो स्टमक की तरह ही काम कर रहे हैं कि उनके फूड मटेरियल को डाइजेस्ट करवा रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास देखें, इसमें फ़ीचर्स बताए गए हैं। लाइसोसोम इज़ अ मेम्ब्रेन बैग कंटेनिंग डाइजेस्टिव इंजाइम्स टू डाइजेस्ट फूड। द लाइसोसोम मेम्ब्रेन फ्यूजेस विद द मेम्ब्रेन ऑफ अ फूड वैक्यूल, कि कोई भी फूड वैक्यूल है तो ये इसकी लाइसोसोम की मेम्ब्रेन उसके साथ फ्यूज़ करती है एंड स्क्यूर्ट्स इंजाइम इनसाइड, और उसके अंदर जो है वो इंजाइम्स को इंसर्ट कर देती है। द डाइजेस्टिंग फूड कैन देन डिफ्यूज़ थ्रू द वैक्यूल मेम्ब्रेन एंड एंटर द सेल टू बी यूज्ड फॉर एनर्जी एंड ग्रोथ, और जो डाइजेस्टेड फूड है उसको हम एनर्जी और ग्रोथ के लिए रीयूटिलाइज कर लेते हैं। अब थर्ड इसका जो फंक्शन है दैट इज़ ऑटोफेगी। ऑटोफेगी मैंने आपको पीछे भी बताया, सेल्फ ईटिंग को कहते हैं, वेयर इन ओल्ड और अननीडेड ऑर्गेनेलीज और प्रोटीन्स और माइक्रोब्स दैट हैव इन्वेडेड द साइटोप्लाज्म आर डिलीवर्ड टू द लाइसोसोम। इसमें होता क्या है कि जो सेल की अनयूज्ड ऑर्गेनेलीज हैं, जो कि अननीडेड हैं, जो कि ओल्ड हो चुकी हैं, अब उनका प्रॉपर फंक्शन नहीं रहा, सेल के लाइसोसोम क्या करते हैं, उन ओल्ड वॉर्न आउट ऑर्गेनेलीज को भी डाइजेस्ट करना स्टार्ट कर देते हैं और उनसे जो प्रोटीन और इंजाइम्स निकलते हैं वो सेल में रीयूटिलाइज हो जाते हैं। दैट प्रोसेस इज कॉल्ड एज ऑटोफेगी। ठीक है, तो हम इसे कह सकते हैं कि ये सेल्फ ईटिंग का प्रोसेस है। इट इज़ अ प्रोसेस बाय विच अनवांटेड स्ट्रक्चर सच एज ओल्ड माइटोकॉन्ड्रिया विद इन द सेल आर रिमूव्ड। ड्यूरिंग दिस प्रोसेस सम ओल्ड डैमेज्ड और डाइड पार्ट ऑफ द सेल्स आर डाइजेस्टेड एंड मटीरियल ऑफ द सेल्स में बी रीन्यूड, मतलब उसको दोबारा से जो है वो रीन्यू किया जाता है। ऑटोफेगी में आल्सो लीड टू द ऑटोफेगिक सेल डेथ एंड अ फॉर्म ऑफ प्रोग्राम सेल्फ डिस्ट्रक्शन। बहुत सारे हमारे पास जो है वो ऐसे ऐसे जो है वो डेवलपमेंट के दौरान काम होते हैं जिसमें हम खुद से जो है वो सेल जो है वो अपने मटेरियल को या अपने पार्ट्स को डिस्ट्रॉय कर रहा होता है, डिस्ट्रक्ट कर रहा होता है। दैट प्रोसेस इज कॉल्ड एज ऑटोलाइसिस ऑफ द सेल विच मीन दैट द सेल इज़ डाइजेस्टिंग इटसेल्फ। जैसे हम इसकी एग्जांपल ले सकते हैं एम्फीबियंस के अंदर। एम्फीबियन के अंदर आप देखते हैं कि फ्रॉग का जो लार्वा होता है दैट इज़ कॉल्ड एज टेडपोल। ठीक है, टेडपोल जब तक ये जो है वो वाटर के अंदर रह रहा है, इसके अंदर टेल पाई जाती है, ये लार्वल स्टेज होती है फ्रॉग की। जबकि जब हम एक मैच्योर फ्रॉग को देखते हैं तो उसके अंदर जो है वो टेल एब्सेंट होती है, दैट इज़ टेललेस एम्फीबियन। लेकिन जो इसका लार्वा है उसके अंदर टेल मौजूद है। इट मीन्स कि ये जो लार्वा जब फ्रॉग के अंदर या मैच्योर ऑर्गेनिज्म के अंदर चेंज हुआ है तो इसकी टेल जो है वो डाइजेस्ट हो चुकी है या ख़त्म हो चुकी है, डिसअपेयर हो चुकी है। तो इसकी जो टेल ख़त्म हुई है, डिसअपेयर हुई है, ये किस तरह से हुई होगी कि इसके सेल्स के अंदर जो लाइसोसोम होंगे उन्होंने इसके टेडपोल की जो टेल है उसको डाइजेस्ट करना स्टार्ट कर दिया, जिसकी वजह से अब ये जो टेडपोल है मेटामॉर्फोसिस के थ्रू फ्रॉग के अंदर चेंज हो गया है। बिल्कुल इसी तरह से मैमल्स की डेवलपमेंट के दौरान, ह्यूमंस की डेवलपमेंट के दौरान जो हमारे फिंगर्स के दरमियान वेब होती है, जो है एक नेटवर्क लाइक जो है वो स्किन होती है, उसको भी डाइजेस्ट कर लिया जाता है ताकि फिंगर्स एक दूसरे से सेपरेट हो सकें। और ये भी काम डेवलपमेंट के दौरान हो रहा होता है। और इसको कौन करता है, ये जो डाइजेशन है वेब की या स्किन की जो सेंटर में पाई जाती है फिंगर्स के, उसको भी जो है वो लाइसोसोम ही डाइजेस्ट करते हैं।
ठीक है। इसके अलावा बाद हम टाइप्स ऑफ लाइसोसोम की बात करते हैं। दो तरह के हमारे पास लाइसोसोम है, प्राइमरी लाइसोसोम एंड सेकेंडरी लाइसोसोम। प्राइमरी लाइसोसोम वो लाइसोसोम है जो कि ट्रांस फेज ऑफ द गोल्जी अपरेटस से निकल रहे होते हैं, बट फ्रॉम द ट्रांस फेज ऑफ द गोल्जी एक्सोजीनस मटीरियल डेट्रियोरेटिंग ऑर्गेनेली। ठीक है कि इसके अंदर एक्सोजीनस मटीरियल होता है जो कि किसी भी मटीरियल, किसी भी फूड वैक्यूल या किसी भी फॉरेन पार्टिकल के साथ जाके फ्यूज़ करता है और उसको डाइजेस्ट करना स्टार्ट कर देता है। प्राइमरी फ्यूज़ विद एन एंडोसोम और फैगोसोम। ठीक है कि ये जो सेकेंडरी लाइसोसोम है ये तब बनता है जब ये किसी फूड वैक्यूल के साथ जाकर फ्यूज़ कर चुका है। यूजुअली लुक मोर इलेक्ट्रॉन डेंस। ठीक है, यहाँ पर देखिए ये प्राइमरी लाइसोसोम्स आपको नज़र आ रहे हैं और सेकेंडरी लाइसोसोम, ये आपकी डिटेल जो है वो इस तरह से आपको डायग्राम में नेक्स्ट देखेंगे भी हम इसको। Lysosome pick up foreign invaders such as bacteria, food and old organelles and break them into small pieces that can hopefully be used again। ठीक है कि उनकी recycling हो सकती है। In human liver cell it is calculated that at least one mitochondria undergoes autophagy, कि तकरीबन एक माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो ऑटोफेगी के अंडर जाता है हर 10 मिनट बाद। ठीक है, दिस रिफ्लेक्ट्स द हाईली एक्टिव नेचर ऑफ द लिवर एज एन ऑर्गन एंड इट्स नीड फॉर अ कॉन्स्टेंट सप्लाई ऑफ फ्रेश ऑर्गेनेली। ठीक है, क्योंकि ये इसके अंदर जो है वो डिटॉक्सिफिकेशन का काम हो रहा होता है, इसके अंदर होम्योस्टेसिस मेंटेन हो रही होती है, इसलिए ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहती है। द इलेक्ट्रॉन माइक्रोग्राफ बिलो शो अ लाइसोसोम इन द प्रोसेस ऑफ डिस्ट्रॉइंग अ मेम्ब्रेन बाउंड माइटोकॉन्ड्रिया। देखिए यहाँ पर आपको ये माइटोकॉन्ड्रिया और एक लाइसोसोम आपस में फ्यूज़ नज़र आ रहे हैं। तो ये जो स्ट्रक्चर हमारे पास बनता है दैट इज़ ऑटोफैगोसोम हम इसको बोलते हैं, या फिर इसको हम बोलते हैं सेकेंडरी लाइसोसोम। मैंने आपको बताया था कि सेकेंडरी लाइसोसोम या फिर हम इसको ऑटोफैगोसोम बोलेंगे कि ये ओल्ड वॉर्न आउट ऑर्गेनेली है और ये लाइसोसोम कौन सा लाइसोसोम, प्राइमरी लाइसोसोम, जब किसी भी ओल्ड वॉर्न आउट ऑर्गेनेली या किसी फूड मटेरियल के साथ फ्यूज़ हो जाता है तब हम इसको सेकेंडरी लाइसोसोम का नाम देते हैं। ठीक हो गया स्टूडेंट्स। तो ये जो है वो फंक्शन हो गए लाइसोसोम के, मतलब एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन में इन्वॉल्व हैं, फैगोसाइटोसिस में इन्वॉल्व है लाइसोसोम, इंट्रा सेलुलर डाइजेशन करवाते हैं। इसके अलावा डीजनरेशन ऑफ सेल्स, जैसे मैंने आपको मेटामॉर्फोसिस के दौरान बताया कि एम्फीबियन की जो टेल डीजनरेट होती है वो इसी तरह से हो रही होती है। और ऑटोफैगी मीन्स के सेल्फ ईटिंग में भी लाइसोसोम्स इन्वॉल्व हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये हमारे पास जो था वो लेक्चर था ऑर्गेनेलीज़ का, जिसमें गोल्जी अपरेटस और लाइसोसोम को हमने डिटेल में डिस्कस किया। होप सो स्टूडेंट यहाँ तक आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। कोई भी प्रॉब्लम हो तो लाजमी मुझसे डिस्कस कीजिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।